हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम शुरू कर रहे हैं स्पेक्टर स्टील की शानदार कॉमिक्स ख़त्म कर दो स्टील को। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ख़त्म कर दो स्टील को। ये देख सकते हैं, इस तरह से कवर पृष्ठ है। डोगा ईयर। ख़त्म कर दो स्टील को। कानून जब जब अपराधियों के हाथ का खिलौना बनकर सकता है, जुर्म जब जब सिर चढ़कर अट्टहास करता है, तब तब कानून को बचाने और जुर्म को ख़त्म करने आता है वह लौह सिपाही जिसका नाम है स्पेक्टर स्टील। स्पेक्टर स्टील वन मैन आर्मी के नाम से प्रसिद्ध फर्ज की मशीन, वह मशीन जिसका एक ही मकसद है कि वह शहर से अपराध और को ख़त्म करना जहां वह मौजूद है, और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए पूरी तत्परता से जुटा हुआ है। रात और दिन, राउंड द ब्लॉक, ब्लाम। इसलिए जैसे ही इंसानी दिमाग और स्टील शरीर वाला सुपर कॉप एक केस ख़त्म करता है, उसे दूसरा केस सौंप दिया जाता है। कोई गिरोह राजनगर में नकली दवाइयों की बाढ़ लाकर लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहा है, उस गिरोह का पता लगा और ख़त्म करो उसे। ओके सर। आदेश मिलने के साथ ही सक्रिय हो गया स्पेक्टर स्टील अपनी सहायक इंस्पेक्टर सलमा और अपने पूरी दिमागी तल्लीनता के साथ। यह म्यूनसिपाल्टी अस्पतालों की सप्लाई है। पेपरों के हिसाब से गाड़ी भरी दवा की एक एक शीशी और टैबलेट के लेबलों को चेक कर सकते हैं आप। सब कुछ ओरिजिनल है। सही कह रहे हो तुम। पेपरों के हिसाब से गाड़ी में भरी शीशियों और पैकेट सभी ओरिजिनल हैं, लेकिन शीशियों और पैकेटों में जो दवाएं और टैबलेट भरी हैं वे सभी नकली हैं। यानी असली शीशियों और पैकेटों में नकली दवाएं और टैबलेटों की पैकिंग करके तुमने कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। लेकिन ना इस चेहरे पर इंसानी आंखें हैं जो तुम्हारे झांसे में आ जाएं, और ना ही मुंह में ऐसी इंसानी जीभ है जो रिश्वत को देखकर लार टपकाने लगे। जो आंखें हमारी धूल से बंद नहीं होती वो हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं, और जिस जीभ में रिश्वत के नाम पर पानी नहीं आता उसे काट कर फेंक दिया जाता है। ब्लॉक। और यह काम करता है प्रोटेक्टर। ट्रक के नीचे से निकलकर प्रोटेक्टर नामक उस शख्स ने इंस्पेक्टर स्टील को समझने का मौका दिए बगैर उस पर हमला कर दिया। बड़ूम। प्रोटेक्टर का मतलब होता है रक्षा करने वाला, लेकिन मैं रक्षा सिर्फ अपने आदमियों की करता हूँ। तुम जैसे पुलिस वालों का तो मैं बड़ाम विनाश करता हूँ। बड़ूम बड़ाम। कानून से खिलवाड़ करने वालों की रक्षा तो शैतान भी नहीं कर सकता। कड़ाक। तो फिर तेरी क्या औकात है? बड़ा कड़ाक। आहा। अपने पैरों पर खड़ा हो जाता। तब इतनी ताकत नहीं बची थी प्रोटेक्टर में। तुम इस पर नज़र रखो इंस्पेक्टर, मैसेज भेजकर यहाँ की पुलिस फोर्स को बुलवाता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं इंस्पेक्टर स्टील, मैं फोर्स के साथ पहुँच चुका हूँ। इंस्पेक्टर सुधीर कबरा। यस, इनकी इन्फॉर्मेशन मुझको भी थी, तभी मैं इनके इंतज़ार में अगले नाके पर फोर के साथ मौजूद था। अगर तुमने इन्हें ना पकड़ा होता तो ये मेरे हाथ लगते। खैर, मतलब तो अपराधियों को पकड़ने से है। तुमने पकड़ा या मैंने, एक ही बात है। यू आर राइट इंस्पेक्टर कबरा। आप बेझिझक अपने अगले मिशन के लिए रवाना हो जाइए। इन अस्पताल या हवाला जहाँ पहुँचाना होगा मैं पहुँचा दूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर। स्पेशल ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर स्टील सब इंस्पेक्टर सलमा के साथ शहर में घटने वाले किसी दूसरे अपराध की खोज में निकल पड़ा था। तुम्हें अपराधियों को तरफ से इतना निश्चित नहीं होना चाहिए था। उनके हेडक्वार्टर के लिए फोर्स मांगनी चाहिए थी। तुम ऐसा इसलिए कह रही हो सलमा क्योंकि तुम इंस्पेक्टर कबरा को अच्छी तरह से जानती है। वह राजनगर पुलिस का वह सिपाही है जिसकी ईमानदारी और जवाजी पूरे डिपार्टमेंट में मशहूर है। डिपार्टमेंट में उसके बारे में कहा जाता है कि इंस्पेक्टर कबरा अपनी जान को अपने शरीर से तो निकलने दे सकता है, लेकिन अपराध से संबंधित चीटी को भी नहीं निकलने दे सकता। तुम यह सोचो कि वह कौन है जिसकी वजह से शहर में नकली दवाइयों की बाढ़ आ गई है। मैं हूँ वो, मैं यानी सर्जन जिसने दिल्ली को छोड़कर इस राजनगर को अपना कार्यक्षेत्र का अड्डा बनाया है। अपने बेमिसाल डॉक्टरी ज्ञान को अपराध करने वाला लगाने वाला सर्जन नाम का अपराधी वही शख्स है जिसने दिल्ली में परमाणु और नागराज को नाकोचने चबाए थे, लेकिन अंततः नागराज और परमाणु ने उसे पराजित करके उसे दिल्ली से भागने के लिए मजबूर कर दिया था, और वह भागकर यहाँ राजनगर में आ पहुंचा था। इस शहर में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का मेडिकल सुप्रिटेंडेंट
बनकर मैं यहाँ जिस सावधानी से अपनी नकली दवाइयों का कारोबार कर रहा हूँ, उसके रहते मुझे कोई नहीं रोक सकता। जल्दी ये शहर में अब मेरा राज होगा। गजब हो गया सर्जन साहब, एक बहुत बुरी खबर है। आपकी दवाइयों का ट्रक इंस्पेक्टर स्टील ने पकड़ लिया। और क्या, उस इंस्पेक्टर स्टील ने आपके बेटे प्रोटेक्टर के शरीर की कई हड्डियाँ तोड़ दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है सर्जन साहब। आइए चलकर आंखों से देख लीजिए। आपके बेटे के इलाज के लिए इसी अस्पताल में लाया गया है। अपने बेटे की हालत देखकर मानो सर्जन की हिस्टीरिया का दौरा पड़ गया। नहीं नहीं, बोटी बोटी कर दूंगा मैं उस इंस्पेक्टर की। माफ़ करना सर्जन साहब, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस इंस्पेक्टर के जिस्म में बोटियाँ हैं ही नहीं। उसका जिस्म फौलाद का है, सिर्फ दिमाग ही इंसानी है। और उसका वह दिमाग इतना तेज़ और सतर्क है कि किसी भी खतरे को अपने तक पहुंच नहीं देता। यानी तुम कहना चाहते हो कि इंस्पेक्टर स्टील के इंसानी दिमाग को मात करना असंभव है? इसके कहने का मतलब तो यही है सर्जन, लेकिन तुम इस पर कान मत दो, क्योंकि उस तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। इस फ्लॉपी में इंस्पेक्टर स्टील के बारे में सब कुछ है। जो भी जानना चाहते हो वह बड़ी मुश्किल से मैं हेडक्वार्टर से मंगाने में कामयाब हूँ। अत्यंत गुप्त दस्तावेज है ये। वेरी गुड, अब आओ मेरे साथ। मुझे फ्लॉपी का अध्ययन करने में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए यहाँ एक भयानक षड्यंत्र चल रहा था। वह इंस्पेक्टर स्टील। अब जल्दी घोड़े पर बैठो, नहीं तो घोड़ा निकल जाएगा। मंदबुद्धि एंजल ने तुरंत समझी स्टील की बात और उछलकर स्टील की पीठ पर बैठ गया। शाबाश, सवार बैठ गया। अब घोड़ा दौड़ लाएगा तिगड़ तिगड़। अजीब है दोनों के दिमाग का संबंध। अमर का फौलादी शरीर एंजल के इशारों पर नाचता है और एंजल के मंद दिमाग अमर के इशारों को खूब समझता है। आप सही कह रहे हैं अनीस भैया। अल्लाह करे कि उन दोनों के दिमागों का संबंध सदा बना रहे। ऐसा रहेगा तभी अमर के दिमाग से उसके बीवी बच्चों की याद निकल पाएगी और एंजल का दिमाग ठीक हो पाएगा। अचानक वायरलेस पर गूंजी आवाज़ ने स्टील को सतर्क कर दिया। मॉप मॉप, कोई मुझसे संपर्क करना चाहता है। ज़रा एंजल को तो संभालना। सलमा। एंजल को सलमाने के हवाले करके स्टील ने अपना वायरलेस सिस्टम ऑन किया। इंस्पेक्टर स्टील स्पीकिंग हेयर। मैं इंस्पेक्टर कबरा बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर, तुम्हारे लिए एक ज़रूरी सूचना है। समुद्र तट पर नकली दवाइयों की एक कंसाइनमेंट पहुँचने वाली है। तुम उस केस पर पहले से ही काम कर रहे हो, इसलिए मैंने ये सूचना तुम्हें देना फ़र्ज समझा। थैंक यू इंस्पेक्टर कबरा। मैं अभी अपराधियों को धर दबोचने पहुँचता हूँ समुद्र तट पर। कोई अपनी जगह से ना हिले। इंस्पेक्टर स्टील, पुलिस, भागो। खबरदार, जिसने भी भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। इन्हें भागने दे इंस्पेक्टर। तेरे स्वागत के लिए हम रोबो निंजाओं की टीम यहाँ मौजूद है। ओहो ओहो, मार्शल आर्ट कला में ये चारों एक्सपर्ट हैं, लेकिन मार्शल आर्ट से मेरे फौलादी जिस्म का क्या बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि ना तो इनके वार मेरे फौलादी शरीर पर कोई असर डालेंगे और ना इनकी तलवारें मेरे जिस्म को काट पाएंगी। ओहो, अचानक इंस्पेक्टर स्टील को अपने मस्तिष्क में झंझनाहट होती महसूस हुई। टनाक, तुरंत ही अपनी विचारधारा बदलनी पड़ी। ओह, ये तो ठीक उन्हीं स्थानों पर वार कर रहे हैं और इनका हर वार एकदम सही स्थान पर लग रहा है, लेकिन ये ऐसा कैसा कर पा रहे हैं? इनके तलवारों के वार में शरीर काटने के बारे में इलेक्ट्रो सिस्टम इनका मेरे मस्तिष्क से और अंगों को बचाना होगा जहाँ से इलेक्ट्रो सिस्टम मेरे मस्तिष्क तक गया। क्या ये मेरे शरीर के बारे में जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। अगर ऐसा ना होता तो एकदम सटीक वार नहीं कर पाते, लेकिन इन्हें मेरे शरीर के बारे में कैसे पता चला? ओफ, ये तो मैं बाद में सोचूंगा। पहले मैं अपने बचाव की सोचूं, क्योंकि इनके सटीक वारों से मेरा दिमाग अब बुरी तरह झंझनाने लगा है। बचने का हर संभव प्रयास किया स्टील ने, लेकिन उस फुर्तीले मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों के 450 किलो वजनियों के इस शरीर पर एक पल के लिए लड़खड़ा गया उसका भारी भरकम शरीर। और यही वह पल था जब फाइटर ने उसकी पावर बैटरी को उसके शरीर से अलग कर दिया। लेकिन पावर बैटरी के शरीर से अलग होने पर स्टील का शरीर गिरा नहीं। गिरता कैसे? इलेक्ट्रॉनिक पावर जो अभी भी उसके शरीर में मौजूद थी। पावर बैटरी मेरे शरीर से निकल जाने के बाद मेरी सोलर पावर, इलेक्ट्रॉनिक पावर मुझे कुछ घंटे जिंदा रख सकती है। मेरे लिए स्थिति गंभीर है, इसलिए मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं इन फाइटरों से अपने सामने ना फटकने दूं। स्टील की ताकत के आगे टिक ना पाए दुश्मन, इसलिए भाग खड़े हुए। ओहो, चारों रोबो निंजा बोट में बैठकर भागने में फिराक हुए हैं। उन्हें रोकना होगा। पाम बड़ूम, गोलियां रोबो निंजा के फौलादी शरीरों को जख्मी करने में सफल हुई और स्टील उन्हें रोक पाने में। आखिर बाकी अपराधियों के साथ ये रोबो निंजा भी मेरे हाथों से बचकर निकल गए। मुझे हेडक्वार्टर सूचना देकर यहाँ मौजूद सारी नकली दवाइयों का अंत करवा देना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी पावर बैटरी वापस शरीर में लगा लेना चाहिए। स्टील ने अपनी पावर बैटरी उठाकर वापस अपने शरीर में फिट कर ली और फिर हेडक्वार्टर सूचना देकर
वह वापस लौट पड़ा। वूम। अपनी विशेष बाइक में भरी गति एक एक कतरे का इस्तेमाल कर रहा था वह। ओफ, इस रोड पर 80 की स्पीड से ऊपर जाना गैर कानूनी है, लेकिन यह 150 की स्पीड से भी जाते चला रहा है। चालान कटेगा इसका। इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये चालान आम आदमी कटे हैं, पुलिस वालों के नहीं। कमाल है कानून का रक्षा की, कानून तोड़ रहा है। इंस्पेक्टर स्टील है वह। इंस्पेक्टर स्टील की स्पीड देखकर गैरी नहीं अपने भी चकित रह गए। तुम इतनी रैश ड्राइविंग करते आए हो अमर, क्या हुआ तुम्हें? ओह सॉरी अनीस, मुझे एंजल तक पहुंचने में जल्दी थी, इसलिए गलती हो गई। कहाँ है वह? अपने कमरे में सलमा के साथ खेल रहा है, मैं उसके पास जाता हूँ। खिलौनों को रौंदता एंजल के रूम में दाखिल हुआ स्टील। ये तुमने क्या किया अमर? जिन खिलौनों को तुम बड़े प्यार से एंजल के लेके आए थे उन्हें ही रौंद डाला? ये खिलौने पैरों के नीचे आए, उनका रौंद जाना ही ठीक है। हतप्रद स्टील का चेहरा देखती रह गई सलमा। जब नन्हे एंजल ने अपनी नाराज़गी यूँ दिखाई, अमर से अपनी नाराज़गी ऐसे जाहिर करता है। एंजल गुस्से में आकर अपने दोनों हाथों से उसे पीटने लगता है। पिटता पिटता अमर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। एंजल खिलखिलाता कर हंसने लगता है। अभी उसकी हंसी गूंजेगी, क्योंकि अमर उसे गोदी में उठाने वाला है। अरे ये क्या? अमर ने क्या किया? उसने एंजल को झड़क दिया। अब वो गुस्से में भरकर एंजल के चांटा मारने वाला है। ओह नो, 450 किलो वजनी स्टील का चांटा मासूम एंजल के चेहरे का क्या हाल करता है। इस विचार से कपा डाला सलमा को, लेकिन स्टील का चांटा एंजल के गले से टकरा पाता उससे पहले ही सलमा ने छलांग लगाकर थाम लिया स्टील का हाथ। ये तुम क्या करने जा रहे हो? तुम होश में तो हो अमर? मानो नींद से जागा स्टील। क्या हुआ सलमा, तुम मेरे हाथों से क्यों लिपटी हो? क्या करने जा रहा था मैं? तुम गुस्से में भरकर एंजल को चांटा मारने जा रहे थे। मैं एंजल को चांटा मारने जा रहा था? नॉनसेंस, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। क्या हुआ? तभी वहाँ अनीस भी आ पहुँचा। सब जानकर एक ही निष्कर्ष पहुँचा, तुम्हारी बैटरी या किसी सर्किट में कोई गड़बड़ हो गई लगती है। मुझे तुम्हारा चेकअप करना होगा। यार मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन फिर भी मेरा चेकअप प्लीज़। अमर बहस मत करो, आओ मेरे साथ। ओके एज यू विश। जल्दी लैब में। कमाल है, तुम्हारे एक एक सिस्टम को कई बार चेक कर लिया है, लेकिन मुझे कहीं कोई खराबी नज़र नहीं आई। मैं तो पहले ही कह रहा था, लेकिन मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। अरे भाई, एंजल के चक्कर में मेरा ध्यान थोड़ी देर के लिए ड्राइविंग से हट गया, और फिर मैंने एंजल को हाथ उठाने के लिए थोड़ा हाथ उठा लिया, तो कौन सा गुनाह कर दिया? क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं उसे डांट सकूं? तू तो नाराज़ हो गया यार। मैं तो स्टील रूटीन चेकअप के लिए तुझे यहाँ लाया था, तुझे बुरा लगा उसके लिए सॉरी। और तूने एंजल पर हक की क्या बात की? अरे वह मेरा नहीं, तेरा बेटा है। तू उसे जान से भी मार डाल तो मैं अब तक नहीं करूँगा। पागल, कोई अपनी जान को भी मारता है? मेरी तो जान बसी है, इसे कुछ हो गया तो मैं मर नहीं चाहूँगा। भावनाओं के भंवर में खोते स्टील के इंसानी मस्तिष्क को एक बार फिर वर्तमान के धरातल पर लेकर आई वह आवाज़। इंस्पेक्टर स्टील, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? हेडक्वार्टर से कमिश्नर साहब का मैसेज। तुरंत ही। यस सर, इंस्पेक्टर स्टील स्पीकिंग सर। तारा अपार्टमेंट में भीषण आग की सूचना मिली है, तुरंत वहाँ पहुँचो। ओके सर। भीषण आग में घिरा तारा अपार्टमेंट, जहाँ सचमुच इंस्पेक्टर स्टील की जरूरत थी। तुम बहुत सही समय पर आए इंस्पेक्टर। भीषण आग की लपटों की वजह से हम इमारत के पास जाकर आग बुझाने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारे शरीर पर आग का असर नहीं पड़ेगा, इसलिए तुम वाटर पाइपों को आग के से ज़्यादा पास आग बुझा सकते हो। जल्दी करो, वरना इस इमारत की आग जल्दी इस पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेगी। बेवकूफ़ हो तुम, जो इस इमारत को आग से बुझाने के लिए लाखों गैलन पानी बेकार करने की सोच रहे हो, जबकि शहर की कई पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले लाखों इंसान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। उसे पानी के लिए बचाओ। अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो? लगता है तुम ये करना नहीं चाहते। अच्छा हटो रास्ते से, हमें अपना काम करने दो। ठहरो, मैंने कहा ना, तुम पानी बर्बाद कर सकते हो। नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। भड़ाक। मेरे पास इस आग को बुझाने का एक तरीका है। बड़ूम। स्टील की मेगा गन से फायर हुए उन रॉकेटों ने तुरंत ही इमारत के परकच्चे उड़ा दिए। बड़ूम बड़ूम। लेकिन कमिश्नर गुप्ता अभी भी संतुष्ट नहीं थे। स्टील ने अपने बचाव में दलील तो अच्छी दी है डॉक्टर नीस, लेकिन मुझे कहीं कोई गड़बड़ लग रही है, क्योंकि स्टील कानून की धारा के विरुद्ध काम कर रहा है। आप भूल रहे हैं इंस्पेक्टर कमिश्नर साहब, स्टील मशीन के साथ साथ इन सारी दिमाग का भी मालिक है। कानून की धाराओं को तोड़कर उसने जो किया है, उसके दिमाग ने वैसा मानवता की धाराओं के अंदर स्वीकार किया है। यानी तुम्हें अपने दोस्त के दिमाग पर पूरा विश्वास है? यस, और जिस दिन यह विश्वास खत्म हो जाएगा, उस दिन अपने दोस्त को, इस फौलादी शरीर को मैं अपने हाथों से ख़त्म करूँगा। स्टील के पति डॉक्टर नीस के विश्वास की वह इमारत जिस नींव पर खड़ी थी, वह डगमाने वाली थी। उस राष्ट्रीय स्मारक
की तरफ कोई नहीं बढ़ेगा, उसमें कई शक्तिशाली बम रखे हैं। उन बमों को वहाँ से रखने की वाले ने चेतावनी दी है कि जब तक उसे 20 लाख रुपए नहीं मिल जाते तब तक वह किसी ने उस स्मारक में लगे बमों को निष्क्रिय करने की कोशिश की तो वह रिमोट से बम फोड़ देगा। गृह मंत्रालय उससे बात कर रहा है, लेकिन जब तक अगले आदेश ना जाए स्मारक की तरफ कोई नहीं जाएगा। कानून और प्रशासन अपराधियों के सामने झुके, यह मुझे मंजूर नहीं सर, इसलिए मैं उस राष्ट्रीय स्मारक में लगे बमों को निष्क्रिय करने जाऊंगा। इंस्पेक्टर स्टील, तुम उधर कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, रुको। मेरे आगे बढ़ने बड़े कदमों को अब कोई आदेश नहीं रोक सकता। हटो पीछे। ओफ। कमिश्नर पर यह वार करके उसे दूर फेंकने के बाद स्टील ने अपने कदम और भी तेजी से स्मारक की तरफ बढ़ा दिए, और जैसे ही स्टील उस स्मारक तक पहुंचा वैसे ही वही हुआ जिसका डर था। काम। कई गगनभेदी धमाकों और गूंजे, राष्ट्र धरोहर उन छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई जिसने उस स्टील के सिपाही के जिस्म पर खरोच भी नहीं आई थी। लेकिन इंसानी शरीर वाले बहुत से सिपाही अस्पताल जाने लायक हो गए। बड़ाम। आहा। सरकार और प्रशासन के लिए असहनीय था स्टील का यह कार्य। तभी तो सभी एक स्वर में कह उठे, तुम्हारी फर्ज की उम्दा मशीन कानून की धाराओं का गुलाम इंस्पेक्टर स्टील नियंत्रण से बाहर हो चुका है। अब इस शहर को उसकी जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर अनीस, डॉक्टर अनीस, इसलिए तुम्हें आदेश दिया जाता है कि खत्म कर दो स्टील को। नहीं। डॉक्टर अनीस के कंठ से निकली इस चीख इस बात की गवाह थी कि स्टील को ख़त्म करने के उस आदेश ने उस पर बिजलियां सी गिरा दी थी, लेकिन चीखने के सिवा वह कर भी कह सकता था, क्योंकि जिस मशीन ने उसके स्टील के निर्माण के लिए कहा था वही कह रहे हैं कि होना चाहिए। स्टील खत्म, क्रमशः क्रमशः क्रमशः। तो दोस्तों, इसकी अगली पार्ट कॉमिक्स है स्टील खत्म। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल। टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है, एक अंधेरे गोदाम में पड़ा है, आज कर दिया गया है स्टील खत्म।